इरफान साहब के यहाँ कदमों में बीच में हटाओ, तो दोनों लड़के बेचारे उठ के पीछे गई। नाटक जिस दिन खुलता है उस दिन आप लाइनों के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, तो जाने जाके किरदार कई सारी लेयरिंग के साथ। पाताल लोक में वो जो चाल है हाथ की, मेरे डैड की वॉक, युवा हुआ बचे नहीं हम में से कोई खास। मोटिवेशन से ज्यादा है ना डिसिप्लिन, that you know your job, that you know you are a good actor। कहते नहीं फिरते हो, पर आपको पता, इसके आदमी की चाल में पता चलता है कि साथ में कॉन्फिडेंस। It's an ability, it's a skill, it's not a talent। You are not born with it। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, पता है, क्रिएटिव कैरेक्टर्स की, awaken your awareness। ये बेचारा है कपूर, इसको खूब मिले, इसको बहुत से मिले, इसको साइड में पीड़ा दो चल जाएगा। बस हो गया, चलते जरा। वो इंसान जिसका हम इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो फाइनली हमारे बीच आ गए हैं और हम उन्हें पाताल लोक से लेके आए हैं। He doesn't need an introduction, but I would still like to state few of his movies and work which I really appreciate, जैसे जाने जा, राजी, Three of Us, Gangs of Wasseypur, and the current season of Patal Lok। What all स्वागत करते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, I mean legendary actor जयदीप महलावत। This on behalf of everyone, we love your work and welcome to Footlight Theatre Festival। Thank you, thank you। This is a small token of appreciation for gracing our festival। I feel like Zebuda। Wow, yes। सडनली अपनी क्लासेस याद आ गई। बाहर जाते ऐसा लगता है कि कोई एक्सरसाइज करवाने वाले हो। क्या मुझे कुछ बोलना है क्या? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। 2007 में हम जब क्लास करते थे, मैं और रुपये से जाते थे FTI, तो इरफान साहब आए थे, इरफान खान साहब। MIT शूट चल रही थी पुणे में, तो FTI में आए थे। तो ये लोग इतने एक्साइटेड थे, जब जयदीप की ऐसी बड़ी सी गाड़ी होती थी, ऐसी बड़ी साबू जैसे, जो इनके साथ शेयर किया था इरफान साहब ने, वो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, तो हम भी बड़े फुलफिल्ड हो गए थे। मैंने कहा आज 18 साल हो गए, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। वो आज भी फोटो है मेरे पास। नीचे वो, क्योंकि सारे लड़के पीछे खड़े होने वाले थे, बैठे हुए थे, तो इरफान साहब इस कॉर्नर पे थे, नीचे लड़कियां बैठने वाली थी, तो उनमें से मैंने दो को मारी, को नहीं। मैं इरफान साहब के यहाँ कदमों में बीच में हटाओ, तो दोनों लड़के बेचारे उठ के पीछे गई। So over to you, पूछो, बातें करो। How's life now? I'm more scared than everything else। I don't know यार, मुझे मेरी तरफ से कुछ नहीं बताना आता, मुझे कुछ पूछना हो तो बात अलग। मेरे पास कुछ नहीं है बताने। हाँ, माइक और बात करना क्राफ्ट की। आप कब गांव से चले थे, वो सब बातें एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, तो यू टॉक अबाउट क्राफ्ट अप्रोचेस, and he has beautiful insights। उसकी बात ज्यादा हो रही है। आप FTI से पहले क्या थे और FTI के बाद किस तरह के एक्टर आप बने, क्या बदलाव आई? FTI से पहले क्या था, यही सेम जैसे कलावती समय नहीं। हाँ, FTI ने मुझे ये दिया भाई कि मेरी सोच को शायद थोड़ा दायरा बड़ा किया उसका। जब आप अपने शहर में होते हो, आपको लगता है कि हाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी के बेस्ट एक्टर हो, और वो सब है। बेसिकली आप कुएं के मेंढक होते हो, तो जब आप पहुंचते हो ऐसी जगह पे जहाँ 20 और स्टूडेंट 19 और स्टूडेंट आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, और वो अपनी जगह के बेस्ट ही हैं,
और ना सिर्फ वो, बल्कि आपके सामने ना एक नई दुनिया खुलती है सिनेमा की। मुझे लगता है उससे पहले मैं सिर्फ एक्टर था। एक्टर ने मुझे सिनेमा का स्टूडेंट बनाया, जहाँ ये समझ पैदा हुई कि आपकी जो क्राफ्ट है एक्टिंग को लेके, स्पेशली सिनेमा में, इट्स नॉट जस्ट यू, बहुत सारे लोग होने वाले हैं। तो आपके साथ वो कैमरे का जो रिलेशनशिप बनता है, आपका साउंड इंजीनियर जो आपको बोलता है कि भाई थोड़ी सी आवाज़ बेटर कर लो या थोड़ा थ्रो कर दो, it's not just you. There's so many people who are going to make you better on screen. So start acknowledging them, start respecting them, and contribute as an actor as much as you can. मतलब it's like, मैं बोला है मैंने एक बार से कि एक पजल होता है ना, जैसे उसमें अपने आप को फिट करना है आपको, और अलग से रह के नहीं कर पाओ, आपको उस यूनिट का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग में जनरली हम एक्टर्स के होता है, अरे हम एक्टर हैं, और जब स्टार्डम मिलता है तो वो और ज़्यादा आता है दिमाग में, और माहौल बदलता है। ऐसा नहीं कि आपकी वजह से बनता है, बाहर की दुनिया में अपने आप माहौल बदलता है। तो सडनली आप जब नए सेट पे जाते हो तो लोगों का आपके लिए बिहेवियर बदल चुका होता है। अब आप पाताल लोक सीजन 1 करके लॉकडाउन के बाद पहले सेट पे पहुंचते हो तो सडनली सब बदला हुआ है। इट शुड नॉट ग्रो ऑन यू। तो आई थिंक मुझे FTI ने वो दिया कि मैं एक सिनेमा का स्टूडेंट बना, और उसके हिसाब से मैंने एक्टिंग को समझना शुरू किया कि हाउ इट्स गोना बी, कैसे मैं अपने आप को एक बेटर मीडियम बना सकूं उन लोगों के लिए जो ये कहानी कहना चाह रहे हैं। वो कोई और है जो कहानी कहना चाह रहा है, वो मेरे थ्रू कहना चाह रहा है। तो अगर मैं एक सही मीडियम रहा उसके लिए, एकदम क्लीन, साफ, और अपना बिना किसी बैगेज के, तो मैं उसकी बात को ज्यादा अच्छे से चैनलाइज कर पाऊँ। ये मुझे FTI ने समझाया। सर, आपके लिए अब तक सबसे मुश्किल रोल क्या था? सब मुश्किल होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, जिस दिन आप सेट पे जाते हैं ना आप, मतलब मेरे साथ ये होता है कि मैं पहले 1-2 दिन बहुत मुश्किल होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वॉमिट कर दूंगा, इतनी घबराहट होती है। सब मुश्किल होते हैं एक तरीके से, कुछ थोड़ा ज्यादा मुश्किल क्योंकि लंबे हैं उनका। एक फॉर एग्जाम्पल पाताल लोक, उसका ग्राफ बनाने में थोड़ा वक्त लगता है आपको। आपकी जो घर की प्रिपरेशन है वो ज्यादा हैवी होती है। सेट पे तो ऑफकोर्स वहां जाने के बाद तो आप वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो तैयारी अगर घर से नहीं है तो फिर वहां नहीं हो पाएगी। लाइनें घर से ही होनी चाहिए, लाइनों की तरफ। जैसे आप थिएटर करते हैं ना, नाटक जिस दिन खुलता है उस दिन आप लाइनों के बारे में तो नहीं सोच रहे होगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो तो फिर आप बहुत बुरे स्पेस में। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि आपकी एंट्री पे आपकी लाइन क्या है या बीच में क्या लाइनें हैं, तो वो गड़बड़ है, वो सबके लिए गड़बड़ है। तो सेम सिनेमा में एक एक्टर के तौर पे लाइनें सबसे कमजोर कड़ी है। वो तो सबसे पहले आपको ऐसे होनी चाहिए कि हाँ ये खत्म है। बट बड़े काम के साथ ये होता है कि उसकी प्रिपरेशन का थोड़ा टाइम हैवी होता है। तो किसी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना चाहिए, ऐसे आपने एक इंटरव्यू दिया था, राइट? हाँ, किसी चीज़ के लिए डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। हाँ। सो उसको अब जैसे हमें हम फ्रेशर है, राइट? सो सक्सेस एंड हंगर की वो डेस्परेशन ऐसे उसको नहीं, हंगर होना अच्छी बात है। हाँ, डेस्परेशन मुझे ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि फिर से वही बात है, कुछ भी जो मेरे मुंह से निकलेगा वो ब्रह्म वाक्य नहीं। सबको अपने अपनी जिंदगी से झांकना पड़ेगा कि क्या उनके लिए सही बैठता है कि नहीं बैठता। इसलिए सब अलग तरह के एक्टर होने वाले हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे लिए जो चीज़ वर्क करती है, हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यार आई डेस्परेटली वांट इट, पर मुझे मेरा जेन्युइनली ये मानना है, जब आप बहुत चीज़ के लिए बहुत किसी डेस्परेशन में होते हो ना, इट्स अ नेगेटिव स्पेस। हंगर होना इज वेरी गुड, आपकी वांट है, आपका वो पैशन है, वो सब सही है। डेस्परेट जब आप होते हो ना, मुझे लगता है आप थोड़े से नेगेटिव स्पेस में होते हो, क्योंकि आपको ना, आप थोड़े से ऑलरेडी अपने पिटी जोन में आ गए हो। वो सैडनेस जो आपके अंदर क्रिएट होती है ना डिप्रेशन की वजह से, वो थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है। आपको चाहिए ना तो छोड़ना भी आना पड़ता है। मेरा इसमें ये कहना था कि आपका ना लॉजिक खत्म होना शुरू होता है जब आप डेस्परेट होते हो किसी चीज। आपका दिमाग काम करना बंद करता है, क्योंकि आपने आंख मूंद के एक चीज के पीछे भाग लिया और आपको पता नहीं चल रहा है उसको पाने के लिए आपको क्या करना है। मैं डेस्परेशन उसको कह रहा हूँ। हंगर इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड।
मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर कैरेक्टर, टू द हाउ डू यू अप्रोच, विच ऑल्सो इंक्लूड्स देखिए खट्टा मीठा से लेकर पाताल लोक तक आपने अलग अलग किरदार निभाए और उनमें से कई ऐसे किरदार थे जो एक दूसरे के काफ़ी ऑपोजिट थे। कहीं आप मेन विलन बने तो कहीं आप एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बने तो कहीं आप कोई एक रिच एफिलिएंट इंसान बने, हर कुछ अलग अलग था। तो उस किरदार का अप्रोच भी अलग ही होगा, तो वो अप्रोच करने का तरीका क्या है आपका, विच ऑल्सो इंक्लूड्स माई सेकेंड क्वेश्चन। मैंने आपके एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला था कि जाने जा मूवी में इट टुक यू अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 days टू रिकग्नाइज द वर्क ऑफ दैट कैरेक्टर। आपको याद होगा आपने बोला। तो ये भी कैरेक्टर अप्रोच करने का एक तरीका, लेकिन एक तो होता है हाई लेवल पे आपने अप्रोच किया कैरेक्टर को कि मेरा मूड क्या होगा, मैं अपनी कहानी का जो मीडियम कैसे पोर्ट्रे करूँगा, फिर उसमें और इन डेप्थ जाना और उसका वॉक तक देखना। तो ये अप्रोच करने का तरीका क्या है, आप प्लीज़ अगर शेयर करें। पहले सवाल का जवाब अगर मैं समझूं किस तरीके से कहना चाहिए, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर है, वो जब शुरुआती स्ट्रोक मार रहा होता है शायद उसको भी नहीं, उसके इमेजिनेशन में है कुछ कि अच्छा कुछ ऐसा बनने वाला है, और जब वो शुरुआती उसका जो बेसिक अप्रोच है वो सेम ही है, ब्रश उठाओ, रंग में डालो और पेंट करना शुरू करो। तो जो बेसिक अप्रोच है किसी भी किरदार की वो वही से शुरू होने वाली। सेम स्क्रिप्ट उठाओ और उस स्क्रिप्ट को समझना शुरू करो कि ये क्यों और किस दिशा में जा रही है, और जो आपका किरदार है वो उस कहानी के साथ कैसे रिलेटेड है, उसकी क्या अप्रोच है बाकी किरदारों को साथ लेके। एक बहुत सिंपल तरीके से कि आपकी जो बेसिक तैयारी है वो आपकी स्क्रिप्ट से स्टार्ट होगी। जैसे हम सीन वर्क करते हैं, हमें बेसिक समझ में आता है कि रिलेशनशिप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका स्पेस के साथ रिलेशनशिप है, चीज़ों के साथ रिलेशनशिप है, कैरेक्टर के साथ रिलेशनशिप है, अपने साथ अपने दिमाग के साथ एक रिलेशनशिप है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। तो ये जो बेसिक तैयारियाँ ये सब में सेम है भाई, इसका कोई अलग अप्रोच नहीं है। बेसिकली यू ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर कि वो क्यों ऐसा है जो वो कर रहा है। तब तक आप बाहर रहो उसको। मेरा अप्रोच ये कि मैं उसके बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं फाइनलाइज करना कि ये कैसे करेगा। कुछ काम बहुत इजीली समझ में आते हैं, कैसे हाँ ये बेसिक है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग है नहीं। कुछ कामों के साथ क्या होता है कि आप और ज़्यादा वक्त लगता है आपको समझने में कि वो ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जाने जा का नाम लिया तो जाने जा के किरदार कई सारी लेयरिंग के साथ कि वो लवेबल भी है पर वो क्रीप भी दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये आदमी थोड़ा सा हाँ इससे थोड़ा दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, पर वो ऐसा है नहीं। तो ये दिखना और होने में जो फर्क है ये आप कैसे क्रिएट करोगे उस आदमी की मानसिक स्थिति से। एक आदमी जो ऑलमोस्ट मरने वाला था और एक नॉक ने उसे बचा लिया। अब ये बहुत छोटी बात है, धागा बहुत छोटा है ये, पर स्क्रिप्ट में पड़ा है ना कहीं। बोलता है एंड में कि आपके उस दिन आप नहीं आते, वो नॉक नहीं करते तो मैं नहीं होता है। तो स्टार्ट वहां से हुआ है, कहानी वहां से शुरू हुई जहां उसने वो नॉक किया। उससे पहले का जो नरेन व्यास है वो जान देने वाला था, और किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। और एक दूसरी चीज ने आके उसको बचा लिया। अब उसको लगता है कि उसका डिवोशन बदल गया है, मैथ पीछे छूट गया थोड़े टाइम के लिए, माया बीच में आ गई। अब उसको उसके लिए कुछ करना है और वो मौका उसको मिल जाता है। बट बाकी जो चीजें हैं वो उसकी पुरानी लाइफ से, वो अच्छा दिखता नहीं है, उसको कॉम्प्लेक्स है इस बात का कि उसके बाल नहीं है, और कॉन्स्टेंटली इस प्रेशर में है कि वो माया को कैसे बोले कि वो उससे प्यार करता है, क्योंकि उसको दिखता है वो रोज प्रैक्टिस करके जाता होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये उसकी मेंटल लेवल को वो करती है। पर जैसे ही गेम की बात आती है, चाहे वो चेस का हो चाहे वो जीवन का हो जो खेल रहा है, तब वो बड़ा कॉन्फिडेंटली माया से बात करता है। सब ठीक है ना मैडम? हाँ, कॉकरोच आ गया था तो मार दिया। वहां उसकी हिचक नहीं है उसको। अंडरस्टैंड मैडम? सही। वो गुड मॉर्निंग कहने में हिचकता है, गुड मॉर्निंग मिसेस डिसूजा कहने में उसकी जबान लड़खड़ाती है, लेकिन बाकी बातें करने में उसकी जबान नहीं लड़खड़ाती, क्योंकि उसका कोर गेम है। माइंड उसका गेम है, माइंड उसका कोर स्ट्रेंथ है।
लुक्स नहीं है। तो जब ये सारी चीजें आपस में मिलने लगती है ना तो एक तस्वीर सी बनती है। उसके हिसाब से मैंने कहा था कि मुझे 2-3 दिन समझने में लगे, क्योंकि विजुअलाइज होता है कि यार वो आदमी वॉक कैसे करता होगा, और ये हर एक के साथ नहीं होता, हर एक किरदार के साथ नहीं होता, कुछ बहुत ही नॉर्मल होता है यार, ठीक है कैसे भी चलोगे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन नरेन व्यास की वॉक में एक जकड़न है, वो खुल नहीं पाता है। तो अगर मैं सही समझूं तो किसी कैरेक्टर का जीवन समझकर जेस्चर समझ में आएगा, ना कि क्योंकि मुझे लगा शायद आपने किसी को एडमायर किया होगा, किसी को चलता ढूंढा होगा ऐसे इंसान को, तो उसको देखकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा। और वो अप्रोच भी हो सकता है, जीवन समझकर ज़्यादा उसकी मेंटल स्थिति समझ में आएगी और उससे ज़्यादा अच्छा जाएगा, बेहतर किसी को चलता हुआ देखूं और उसके जेस्चर ना दोनों ही तरीके से। वहां वो विजुअलाइज हुआ अपने आप। पाताल लोक में वो जो चाल है हथेरा की, वो मेरे डैड की वॉक, वो चलते थे, थोड़ा एक हाथ कम हिला था, दूसरा हाथ, तो एक अजीब सी ठसक थी उनकी चाल। मुझे लगा बहुत सही फिट हो रही है, नहीं सोचने मन ही नहीं किया, उसके बाद वो उसमें डाल दी गई। तो दोनों ही अप्रोच है, मैं वही कह रहा हूँ, हर एक किरदार अलग होने वाला है। कुछ ज्यादा तैयारी मांगेंगे क्योंकि वो लिखे कॉम्प्लेक्स गए, कुछ कम तैयारी मांगेंगे क्योंकि उनमें उतनी लेयरिंग है ही नहीं, तो आपकी बेसिक तैयारी से भी हो जाएगा। हम जैसे युवाओं के सर आप क्या मार्गदर्शन देंगे, क्या सलाह देंगे कि हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे आगे जो भी भविष्य की तैयारी करने के आए हैं उसके लिए कैसे संघर्ष करें कि वो सफल। सडनली ऐसा राजनीतिक सवाल पूछा लगा हो गया, युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? कितनी उम्र हो गई, सॉरी युवा बचे नहीं हम में से कोई खास। युवा होता है 14, 15, 20 साल तक, ठीक है, बट हाँ, पर वो स्पेसिफिक है ना, ये सब एक्टर तो नहीं पाए। जो साथी हैं इनके लिए आप क्या राय दे रहे हैं? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, सब एक्टर ही बनना है मेरे ख्याल से, सब एक्टर बनना चाहते हैं, तो बस ट्रेनिंग करो, एक्टर बनने की ट्रेनिंग करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, पता है, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स की, अवेकन योर अवेयरनेस। ये दिखने में बहुत छोटी पर बेहद काम आती है जब आप अवेयर होते हो ना। चलते सीन के बीच में जब आपको पता है कि उस एक्टर की उंगली यहाँ हिली है, उसने ये रिएक्ट किया है, यहाँ चलते सीन ये हाथ लग गया है, अगर आप ये सारी चीजें आपको बहुत ऐसा स्लो मोशन में दिखाई देते हैं ना कि अच्छा हाँ ये हुआ है, तो काम हुआ, अच्छा काम हुआ। पर क्योंकि वो आप माइन्यूट चीजें पकड़ने शुरू कर दिया, तो सडनली कोई बोलता है, जैसे हम बोलते थे यार इरफान साहब ने उस लाइन में ना ये बोलते बोलते ये भी कर दिया। क्यों कर पाया? क्योंकि वो बहुत अवेयर थे कि अच्छा दोनों ही चीजें एक साथ भी हो सकती है, जो कि हम जीवन में होते हैं बहुत सारी बार। और एक्टिंग के टाइम पे हम बहुत डिजाइन करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम खुद को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत सीरियस लेते हैं अपने आप को। अरे मैं आज प्रूव कर दूंगा कितना अच्छा एक्टर हूँ मैं, या प्रूव कर दूंगा कितना अच्छा एक्टर, कितनी अच्छी एक्टर हूँ। बस दिक्कत वहीं से शुरू होती है, हम अवेयरनेस भूल छोड़ देते हैं, स्पेशली कैमरा के सामने, क्योंकि हम ऑलरेडी अंडर सर्वेलेंस आ गए हैं और ये किसी को पसंद नहीं। जैसे हम कोई, हमें लगता है ना कोई हमें देख रहा है, हमें जांच कर रहा है, हमारे जज कर रहा है, तो बेहद प्रेशर में आता है। और ये ह्यूमन नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं। कैमरा में तो रिकॉर्ड हो जाता है, बिल्कुल, और वो पता है, और भी डर होता है ना, कैन बी वर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे उस अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आप सब लोग, मुझे लगता है कि उस लाइन पर जी बहुत, तो मैं पता नहीं, बहुत छोटी बात है ऐसे सुनने में, देखने में। जैसे एक बार एल पचिनो सर को बोला गया, वो थे एक्टर स्टूडियो में, तो किसी ने पूछा कि आप पूरे लोग बैठे हुए सब स्टूडेंट हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? He took a pause and he said, learn your lives. बहुत छोटी बात है, सभी तो करते होंगे, पर नहीं, ये कहना जितना आसान दिख रहा है कि लर्न योर लाइन्स, इट्स नॉट दैट। उनका कहने का मतलब है कि वो लाइनें आपको इतने अच्छे से पता हो, न सिर्फ अपनी, दूसरों की भी, कि आपको उनको अनडू करना भी आ जाए। आपको पता है कि अभी ये लाइनें होने वाली हैं और सामने वाला ये बोलेगा और मैं ये बोलूंगा, फिर वो ये बोलेगा, 1.5 घंटे तक हो सकता है चलता रहिए स्टेज के ऊपर। उसके बावजूद आप जो क्रिएट करते हो वो इतना सुंदर है कि वो अभी हो रहा है और अभी कहा जा रहा है, ये इससे पहले नहीं हुआ था। तो जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मेरा अगला वर्ड क्या है, या आप वेट करते हो कि सामने वाले का क्यों क्या है, आपकी अवेयरनेस खत्म हो चुकी है। आप बीच में सुनना बंद कर चुके हो, आप उसकी लाइन, आखिरी लाइन का इंतजार करते हो और फिर अपने लाइनों को ऑलरेडी जो आपने डिजाइन कर ली है उसके हिसाब से आप बोलना शुरू करते हो। तो बेसिकली हम जब ट्रेनिंग करते हैं, युवाओं के लिए बता रहा हूँ कि वो अपने आप को अवेयर रखें, गलतियां होंगी,
होने दो, कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ नहीं करोगे तो बाहर तो और ज्यादा बुरा लगेगा। तो यहाँ किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे को। कोई किसी के पैसे से नहीं आया हुआ है, ना कुछ मांग के खाया हुआ किसी का। पर वो जो अवेयरनेस होगी, वो जो तैयारी होगी, वो बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक। लर्न योर लाइन्स, बी अवेयर अबाउट सराउंडिंग्स, बी अवेयर अबाउट योर फीलिंग्स, योर बॉडी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स, और वो बहुत बड़ी चीजें होती है स्क्रीन में। Go to Rahul. राहुल नाम तो याद रहेगा। सर मेरे 2 सवाल थे। पहला तो ये कि जैसे अभी आपने बताया कि एफटीआई से बात हुई, एफटीआई से आप यहाँ पे आए, फिर काम करना स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया। तो उनमें से कई अभी उस दौर में जो कोर्स कर चुके हैं, बाहर निकल के काम ढूंढ रहे हैं, थोड़ा किया, थोड़ा मिला, कुछ कन्वर्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर इसमें काफ़ी सारे साल निकल जाते हैं। तो उस दौरान सर आपने या आपके पीयर्स ने, जो आपके दोस्त थे साथ वाले, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, इससे जोड़ के रखा? कुछ ट्रिक्स हम भी ट्राई करते रहते हैं कि नाटक बीच में आके किए तो खुद को जोड़ के रखें किसी भी तरीके से, तो क्योंकि वो आता है मेंटली कि छूट रहा है, बिला रहा है, नहीं हो रहा है। तो कैसे उस टाइम पे आपने वो कंट्रोल करके और पुश करके रखा? एक तो ये उस दौरान का सवाल था, और एक दूसरा सवाल था कि इतने साल की आपकी लर्निंग में ऑडिशंस को लेके आपकी क्या स्पेसिफिक लर्निंग है? क्योंकि हम में से कई लोग वो पहला पड़ाव ही नहीं हो पाता क्रैक, बार बार दे दे के तो उसकी कुछ स्पेसिफिक लर्निंग अगर आप शेयर करना चाहें। वो जो हंगर वाली बात थी ना, वो आप हाईली मोटिवेटेड होते हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत है नहीं। आप यही करने आए थे, और यही वो चीज़ है जिसके लिए आप बने हो। मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन से ज्यादा है ना डिसिप्लिन की जरूरत। किसी दिन मोटिवेशन नहीं भी होगा, कोई मोटिवेशन ना कहीं जाना है, ना किसी आज कोई नाटक है, ना रिहर्सल है, ना कोई ऑडिशन है, पर फिर भी आप रियाज करोगे। वो डिसिप्लिन की बात है, वो उसका मोटिवेशन से कोई लेना देना है नहीं। मोटिवेशन होता है जब कोई काम मिल रहा है, तब आप कुछ तैयारी करते हो। और जो एकदम इनबिल्ट तैयारी होती है ना, एक स्पोर्ट्समैन की बेसिक तैयारी क्या है? फिटनेस। आप जितना फिट रहोगे, उतना आप उस एनर्जी को किसी भी गेम में चैनलाइज कर सकते हो। फिर स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होते हैं। जब तक आप फिट नहीं हो, आप किसी गेम में खड़े नहीं हो पाओगे। जब फिट हो जाओगे, उसके बाद आप गेम चूज करने की आपकी क्षमता होगी। अच्छा यार, मेरा अच्छा गेम ये है, मैं इसको खेलना चाहूंगा। पर सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फिटनेस। तो वो मोटिवेशन जो है ना, वो फिटनेस का है। जब घर पे आप बैठे हो, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इट्स अबाउट बीइंग फिट, मेंटली, फिजिकली। और कोई तैयारी नहीं है। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। आप कहानियाँ पढ़ सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, पोइट्री पढ़ सकते हो, अच्छा काम देख सकते हो। वो सब आपको बेसिकली एक लूप में रखता है। जब काम शुरू होगा तो वो आपकी वो बेसिक तैयारी काम आएगी। काइंड ऑफ, मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मोटिवेशन नहीं भी होना, तब भी डिसिप्लिन पकड़ के रखना, करना ही है। कुछ कोई इसका वो नहीं दूसरा नहीं तो वो चला जाएगा। बात जहां तक ऑडिशन की, वो बड़ा अजीब गेम है यार। सच बताना, मुझे भी आज तक समझ नहीं आता। नहीं समझ में आता है जब तक आप उस लूप में होते हो ना। मुझे लगता है आधे टाइम हमारे जो ऑडिशन ले रहे होते हैं, वो भी कंफ्यूज बैठे हैं। उनको भी नहीं पता क्या करवाना है। फिर उनके बेचारों के क्या बोलते हैं सर, वो बदल गया, डिस्क्रिप्शन या कुछ तो बोलते हैं, ब्रीफ बदल गया। मैंने कहा ये कब तक बदलता रहेगा? मेरे साथ हुआ सर, एक ही ऑडिशन पे 3 बार गया, तीनों बार अलग ब्रीफ मिल रहा है। मैंने कहा यार पहले तुम कंफर्म कर लो, फिर मैं आता हूँ तैयारी के। तो मुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो दुनिया थोड़ी है अजीब। वहां किसका तुक्का लग रहा है ना, वो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ऑडिशन देते वक्त ना ये जरूर ख्याल रखना कि आप अपनी तरफ से खराब मत करना। वो कहीं जाए नहीं जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ये, कि मैं एक बार ही हुआ मेरे साथ, मैंने ऑडिशन को थोड़ा था भी अजीब, बकवास सा ही कुछ लाइन लिखी हुई, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे बोल के आ जाता। वो मैंने दे दिया, और उसमें कोई मतलब नहीं था। मैं उसको खत्म करनी थी, क्योंकि वो भी लगा सर अरे 4 लाइन ही तो बोल दे यार, बोल दे। उसका रिजल्ट मुझे कुछ 6 महीने बाद पता चला कि वो कोई एक फिल्म का ऑडिशन कर रहे थे, विच वाज वेरी गुड स्क्रिप्ट, और मेरे एक बैचमेट ने उसको बोला कि यार इसके लिए ना तू जयदीप को बोला। तो
तो उसने बोला कि नहीं यार बहुत गंदा एक्टर। और सनी सुन के, सही सनी हिंदुजा ने बोला, सनी सुन के जयदीप गंदा एक्टर है, उसको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। बोला नहीं यार एक ऑडिशन लिया था तो बहुत खराब ऑडिशन दिया था। और ये जब बात मेरे तक पहुंची, मुझे बस एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि आप कुछ भी करके आओगे ना वो फैल सकता है। उस एक आदमी के दिमाग में बैठ गई और वो 4 को बताएगा, तो आप अपनी तरफ से खराब मत करके आना। अगर नहीं मन है ना देने का, आपको लगता है ये बकवास है, तो छोड़ के आ जाओ, आधे अधूरे मन से ऑडिशन मत देना। ये एक लर्निंग मेरी जरूर थी। बाकी उनको जितने ब्रीफ अच्छा मिलेगा आप कर लो। मतलब ये जो बताइए प्रोसेस ऐसा ही है, यहाँ पे हम लोग नाटक करते हैं या कुछ वहाँ पे आसपास अपनी चीजें होती है रिलेट करने के लिए, वो एक्टर्स होते हैं। ऑडिशन में जो बैकग्राउंड वाली चीज होती है आप अकेले में करते हैं, उसके लिए अगर कुछ आई थिंक अवेयरनेस अगेन, देखो वहां भी वो फिल्म सेट वाला मामला है। जब आपकी टीम अच्छी होती है ना, आधा काम वो करके बैठे होते हैं। सेम और कास्टिंग डायरेक्टर्स का है। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर आपके लिए मेहनत करते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं, अच्छे से आपको लाइनें क्यों करते हैं, सही कैमरा एंगल के साथ बात करते हैं, आपको एक मेंटल स्पेस में लेके जाते हैं, तो आप शायद ऑडिशन अच्छा दे दोगे। पर वही कोई बैठा होगा जहां गंदे क्यों मिल रहे होंगे आपको, अजीब सा एंगल पे आपको शूट कर लिया उसने, ना आवाज साफ आ रही है ना कुछ आ रही है, वो किसी को दिखाएगा सामने वाला, ठीक है यार कुछ और लेके आओ। तो वो स्पेस है ना, जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा अजीब स्पेस है। मुझे लगता है एज एन एक्टर आप लोगों को एक सीन जो ऑडिशन में करते हैं ना, वो वहां करना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि सेट पे। जब वही सीन आप एक्चुअल शूट करोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा। अरे यार उस वक्त इतना क्यों डरे हुए थे, क्योंकि वो स्पेस है थोड़ा अजीब, खाली स्पेस में कोई चीज नहीं आपको हेल्प करने के लिए। वहां फिर शायद आपकी वो जो इमेजिनेशन की क्लासेस हैं, वो जो अवेयरनेस है, वो वहां काम आती है। आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएट कर दो, जैसे हम करते हैं ना क्लासरूम में, हमें सीन वर्क मिला है तो हम क्रिएट करते हैं ना अपना, के यहाँ कुर्सी रख ली, यहाँ ये बना लिया, किसी चीज को कुछ और इमेजिन कर लिया, तो वो माहौल फिर आप हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्रिएट कर लें। अगर नहीं मिला है तो उतना तो कर सकते हैं। I want to say thank you because you made my birthday so special. आज मेरा बर्थडे और I met my एक छोटा सा प्रेज देना चाहूँगा। मतलब पहले तो सब लोग पाताल लोक के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई एम अ प्रॉपर सिनेफाइल, मैं बहुत सिनेमा देखता हूँ और मेरा एक लिस्ट है टॉप इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस का। एंड देयर इज एंथोनी हॉपकिंस इन इट, डेनियल डे लुइस, एंड देयर इज जयदीप अलावत इन जाने जा, बिकॉज जो हो गया सच में सर, जो आपने वो इंटरनेशनल लेवल का जो परफॉर्मेंस किया, मेरा सवाल ये है सर कि अभी आपने पाताल लोक सीजन 2 किया है, दोबारा किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हम एक किरदार एक बार कर लेते हैं और कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद उसको दोबारा उठाते हैं, जैसे हमारे साथ नाटक में होता है कि हमने एक शो किया और फिर 6 महीने 8 महीने बाद फिर से वो शो किया और फिर वो किरदार उठाते हैं, तो दोबारा से उस किरदार के नए एस्पेक्ट्स मिलना, पुराना जो हमने सोचा था वो क्या खारिज करना कि ये अब सही नहीं लग रहा है जो पहले सोचा था, तो वो प्रोसेस क्या है? और आपने अभी क्योंकि एक्सपीरियंस किया होगा सीजन 2 में कि हाथीराम के बारे में नए एस्पेक्ट्स मिले होंगे, पुराने शायद आपने खारिज किए होंगे, जो भी वो जानना चाहते हैं। सवाल अच्छा है। देखिए जैसे नाटक में आपने बोला, जैसे एक बार नाटक करते हैं और एक साल बाद दोबारा उस प्ले को कहीं और करना पड़ता है, तो एक तो क्या इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़े से ग्रो कर चुके हो उसमें। पहला एस्पेक्ट तो वहां से जुड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इस बात के ज्यादा होंगे अगर आप उस फील्ड के साथ जुड़े रहे, आपने सिर्फ इस नाटक को 1 साल बाद या 2 साल बाद उठाया, लेकिन आप बीच में भी लगातार एक्टिंग करते रहे किसी और नाटक में या कुछ और करते रहे, तो बहुत चांसेस है इस बात की कि आपकी समझ बढ़ चुकी होगी, स्टेज को लेके भी, स्क्रिप्ट को लेके भी, कैरेक्टर के एनालिसिस को लेके भी, और उसको समझने की जो आपकी एक क्षमता है वो भी शायद थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। तो पहला तो वहां से शुरू होता है, आपकी समझ बेटर होती है। पाताल लोक की बात करूं तो सीजन 1 जब शुरू कर रहे थे और उसकी पढ़ाई की जो तैयारी थी वो बहुत लंबी थी मेरी। मैं कुछ 3 महीने तक, मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार उसके ऊपर पढ़ी होगी, बिकॉज पहली बात ऑफ कोर्स बड़ी स्क्रिप्ट, आपको 9 एपिसोड की तैयारी करनी है, मतलब ऑलमोस्ट 4 फिल्मों के बराबर है। दूसरा, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लग रही थी उस वक्त,
क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट कभी मिली नहीं थी, किसी ने इतना बड़ा भरोसा दिखाया नहीं था। तो आप मेंटली इस बात को लेके बहुत वो थे कि इसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। उस किरदार को बनाया गया, जैसा भी वो बन पाया हमसे, उसकी एक दुनिया क्रिएट हुई आउटर वर्ल्ड में। जो उसके सीजन 1 अगर आप देखोगे तो इट्स मोर ऑफ आउटर वर्ल्ड ऑफ हाथीराम। इनर थोड़ा सा कम जाते हैं लेकिन छू के वापस आ रहे हैं, क्योंकि बाहर की परेशानियां इतनी हैं उसकी, फैमिली को लेके, सीनियर्स को लेके, कोई केस नहीं मिल रहा है, सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी कमजोर हो गई है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीजें इतनी बाहरी है कि उनका इफेक्ट अंदर जाते हुए दिखा नहीं है। पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट यू फील कि हाँ, हाथीराम इज मच मोर नाउ रिलैक्स्ड। जबकि वो केस का कुछ हुआ नहीं, किसी को नहीं पता उस केस में क्या हुआ। जिनको पता है उनमें से आधे मर चुके हैं। बाहर की दुनिया में 3 से 4 लोगों को पता है कि वो एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन उसका कोई असर नहीं है बाहर की दुनिया पे। ना उसकी जॉब बदली, ना उसका प्रमोशन हुआ, ये सब, ना किसी को जेल हुई, ना कुछ बात हुई। तो सीजन 1 की 2 की जब तैयारी की बात आई तो पहली बात तो ये कि जैसे आप 1 साल बाद नाटक करते हैं तो कुछ तो मेमोरीज पड़ी हैं आपकी, क्योंकि सब आपकी बॉडी के थ्रू गया है। तो जैसे ही आप वो दोबारा पढ़ना शुरू करते हो वो टेक्स्ट, तो वो रिवाइव होना शुरू होता है। ओ, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने कि 3 बार 4 बार, लेकिन अब टेक्स्ट में कुछ नई चीजें जुड़ गई। नाटक में क्या है कि सेम नाटक है, लेकिन यहाँ सेम नाटक नहीं, किरदार सेम। और वो ऑलरेडी 2-2.5 साल के जीवन में आगे जा चुका है। कहानी ऑलरेडी 2-2.5 साल आगे आ चुकी है, क्योंकि बेटा 9वीं क्लास में एडमिशन हुआ था, अब वो 11वीं 12वीं में जा चुका है। तो हाथीराम एज अ ह्यूमन बीइंग इज, यू अंडरस्टैंड, ही इज मोर कामर, और मे बी ही हैड मेड अ पीस कि ठीक है यार, जैसा भी है, मेरा बच्चा ठीक है, फैमिली ठीक है, और मुझे अब वो जो एक ललक थी ना कि मैं प्रूव कर दूंगा अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा ऑफिसर हूँ, वो भी खत्म हो गई। उसको पता था ना कि वो अच्छा ऑफिसर, और उसको प्रूव करते वक्त उस जिस जर्नी से वो निकला ना, अब उसको बहुत ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। पर वो डीप डाउन ही इज अ वेरी लिबरेटेड सोल, बहुत ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग आदमी। हर वो आदमी हमारे आसपास जो सुबह जाता है काम पे, उसको पता नहीं उसके काम करने से, उसकी ईमानदारी से, जाके ऑफिस में काम करने से सोसाइटी में कितना चेंज आएगा, पर वो फिर भी लगा रहता है। ये वो आदमी, और वो दिखता नहीं है पर वो बहुत लिबरेटेड है। वो बहुत स्पिरिचुअल है चीजों को लेके। वो इतना स्पिरिचुअल है कि वो आपको मुंह फट लगेगा, क्योंकि आप ग्रे में हो, वो ग्रे में नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में है हमेशा। हाथीराम को काला सफेद के बीच में बहुत ज्यादा गैप वो नहीं है, उसको कंफ्यूजन नहीं है, जहां बाकी सारे उसके आसपास के लोग एक ग्रे में जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर उसके साथ अभी की दुनिया में जो हो रहा है, फिर से वही एक अजीब सा केस, छोटा मोटा, ये इसका पति गायब है, ये गायब है, उसकी कहानियां जुड़नी शुरू होती। अब वो टेक्स्ट जो है वो बड़ा होने लगा है, उसकी चैलेंजेस बड़े होने लगे। तो ये सब तैयारियों के दौरान आपको उसके मेंटल स्टेट को समझने की जरूरत पड़ जाती है कि हाँ, अब ये ज्यादा चित्रकूट में नहीं है, वो नागालैंड में है, जहां कोई पावर काम नहीं आ रही, और तो छोड़ो लैंग्वेज नहीं काम आ रही, बाकी पावर तो है भी नहीं उसके पास। तो इस तरह की जब वो होता है तो बहुत इनर में जाता है वो कहानी, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स। शुरुआती दौर में तो वो दोनों का रिलेशनशिप ही ऐसा है, दोनों एक दूसरे को सर बोलते रहते हैं। वो भी डेवलप हो रहा है, जबकि वो आदमी को जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, पर वो बिकॉज ऑफ द डायनेमिक्स अब वो रिलेशनशिप दोबारा खड़ा हो रहा है। उसके ऑफिस में जब वो बैठता है आगे, वहां से वो रिलेशनशिप दोबारा खड़ा होता है, और वो बहुत जल्दी खत्म भी होना उस पर आ जाता है। उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, ही स्नैप्ड एट हिम कि तू अभी भी इस बात से चिंतित है कि अगर ये बात डिपार्टमेंट में पता चली तो क्या होगा। ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट आदमी है कि तुझे लग रहा है तो ठीक है ना यार, तू ये मत सोच कि मैं और मेरे जैसे बाकी क्या बोलेंगे इस बारे में। वो इतना लिबरेटेड है, और वही खत्म भी हो जाता है। दैट्स द लास्ट सीन दे हैव। तो जब ये सब पढ़ रहे होते हो ना आप, तो आपके धीरे धीरे वही सब धागे जुड़ने लगने शुरू होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और ये कहाँ जाके खत्म होगा। पहला वो सीन जब वो उस पर देखता है और बोलता है कि सर, अंसारी सर ने लंबी छलांग मारी,
What Hathiram is feeling now, it's a very mix of things. खुश भी है उसके लिए, पर उसे लगता है कि दूर हो गया मेरे से, मैं कभी इतना कुछ नहीं कर पाया, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा वहां. इट्स सो मच ऑफ टर्मोइल है, और वो सैडनेस नहीं है, वो बस वो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं उसके साथ. वहां से लेके उस आखिरी लड़ाई तक जब उसको चिल्लाता है उसके ऊपर कि तुम ये मत सोच के तो कि दुनिया क्या कहेगी, उसके बाद अंसारी चला जाता है. अब आपको ये दोबारा क्रिएट करना है, क्योंकि अंसारी सही है, अंसारी वही सेम आदमी है, पर रिलेशनशिप बदल गया है, डायनेमिक्स बदल गए. तो आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूँ Yes. पर वो डिफिकल्टीज बहुत बड़ी होती जा रही है, इसलिए कहानी अंदर आ गई, बाहर की बजाय. मैं पाताल लोक सीजन 2 के पोस्ट टीम में था. मिला था, तो आपको याद नहीं होगा. जी सर. तो आई एम ग्लैड कि मैंने इन सब से ज़्यादा पाताल लोक देखा. मैंने एक्स्ट्रा फुटेजेस देखे. तो सर मेरा सवाल है कि वेब सीरीज और फिल्म, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर एन एक्टर? फ्यूचर फॉर एन एक्टर इज स्टोरीज, नॉट वेब सीरीज और फिल्म्स. स्टोरीज वो हमेशा से होंगी, हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी. अगर आप अभिनेता हो तो आपको सिर्फ कहानियां ही ललचाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं. फिर वो वेब सीरीज हो या फिल्म, मोड बदलते रहेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है. पहले एक सिंगल स्क्रीन होते थे, फिर मल्टीप्लेक्स बने, फिर टीवी क्रिएट हुआ, फिर टीवी पर हजारों चैनल्स आ गए, जब दो चैनल से शुरू हुआ था. पर अभिनेता और कहानियां वही रही जो हमेशा से रहते आए. तो मोड बदलते रहेंगे, वो अलग चीज़ है, पर आपका काम वही है, सेम वही गधा मजदूरी. लाइनें याद करो और जाके उसको दिखाओ कि हाँ ये हो रहा है, जो भी चल रहा है ना ये एक्चुअली में हो रहा है, किसी ने लिखा था और अब आप इसका देख लो, इसका नाट्य रूपांतरण देख लो. वापस कैरेक्टर की स्टडी करते हो जब, तो आपने वो कैरेक्टर पूरी तरीके से क्रैक कर लिया, सब कुछ समझ गया, बट उस कैरेक्टर को आप साल भर के लिए जियोगे या फिर 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ. बट आप अपनी पर्सनालिटी को पिछले 25-30 साल से जो है वो जी रहे हो, प्ले कर रहे हो एक हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का जो चीज़ें हैं उस कैरेक्टर में आती ही आती है, और उसकी वजह से फिर लोगों को लगने लगता है कि ये सेम कर रहा है, हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ सेम ही है. तो वो चीज़ आप कैसे क्रैक कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल सही बात है. इसको ये होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. वर्ल्ड के जितने भी कमाल के अभिनेता रहे होंगे, उनके करियर में आप उठाओगे, अगर 20-30 साल का करियर है, करियर में 5 से 7 काम ऐसे होंगे जो उनका पूरा करियर डिफाइन करेंगे. क्यों? क्योंकि वो 5-7 कहानियां कुछ हटके लिखी गई, और उन्होंने कुछ हटके एक बैरियर तोड़ के उस काम को कुछ इस तरह से किया कि वो उनके करियर में हमेशा से याद रखा जाएगा. तो मेरा ये मानना है कि आप एज एन एक्टर, आपकी जो लाइफ है, देखो जाना तो आपके थ्रू ही, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये जो कि किरदार में घुस जाना और ये नहीं होता है. ये होगा रेयरली, मतलब रेयरली, बिकॉज वो भी तब जब बाकी लोग सब आपको हेल्प करेंगे वो करने के लिए, नहीं तो नहीं हो सकता. अगर डैनियल ये डिसाइड कर सकता है कि मैं अभी लिंकन बन रहा हूँ, और मैं आप ना उसको फ़ोन कर सकते ना वो आपको फ़ोन करेगा, वो चिट्ठी ही लिखेगा. पर आप अगर ये एज एन एक्टर किसी को यहाँ बोल दो, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, तो वो आपको 2 मिनट में बाहर निकाल देगा कि तू अपने घर पे जाना. समझ रहे हो? क्यों कर पाया वो ये? क्योंकि स्पीलबर्ग ने बोला कि ठीक है तू लिंकन बन, बाकी मैं देखता. वो 1.5 साल तक लिंकन बन के जी रहा है, वो लेटर लिख रहा है लिंकन की तरह, कोशिश कर रहा है कि उसकी लिखावट हो, वो उसकी आवाज़ कॉपी करने की कोशिश कर रहा है. हमारे यहाँ उतना टाइम नहीं देंगे, पहली बात. तो जो भी निकलेगा आपकी बॉडी के थ्रू निकलेगा, आपकी जो अपब्रिंगिंग रही है वो उसके बीच में आएगी, आपकी बॉडी बीच में आएगी, ये सब आएगा. आप उसको कितना तोड़ सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपको तोड़ना चाहते हो उसको करना. हाथीराम को जरूरी नहीं है हाथीराम इतने मोटापे के साथ ही प्ले किया जा सकता है, नॉर्मल आदमी की तरह भी तो प्ले किया जा सकता है ना. पर किसी ने वो डिजाइन किया कि नहीं यार, सुदीप भाई का पहले सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई वेट बढ़ा देना. क्यों? उसने कुछ विजुअलाइज किया उस किरदार में. महाराज
एक पेट वाला आदमी भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। महाराज कौन सा जिम जाता हो, पर किसी ने विजुलाइज किया कि नहीं यार ये आदमी ना दिखने में ऐसा हो कि सबको डिजायरेबल लगे, उसकी एक लेयरिंग है, वो क्यों लगना चाहिए कि यार ये डिस्गस्टिंग नहीं है। एक मोटा आदमी ये सब हरकतें करता हो डिस्गस्टिंग लगेगा, ऐसा आदमी दिखते हो आपको लगेगा कि ये भाई बात तो है कुछ। तो ये जो लेयर डाली गई ना, ये किसी की डिजाइनिंग थी, सोचा समझा। तो आप उसको कितना ब्रेक कर पाओगे एज एन एक्टर, पहली चीज। दूसरा, क्या आपको उस कहानी में वो स्कोप मिलेगा करने के लिए? कितने काम साल में, आज हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 500-700 फिल्में तो आम है रिलीज होना एक साल में। कितना ऐसा काम है जो आपको लगेगा कि आउटस्टैंडिंग काम था? 5%। उस 5% का आप हिस्सा होने के लिए कितना लकी होना पड़ेगा आपको पता है? जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे अभिनेता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसका हिस्सा बन पाओ उस काम का। और जो बन गए तो उनको शायद उस वक्त यकीन ना हो कि वो इतने महीन काम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वासेपुर में जो लोग थे किसी को नहीं पता था ये इतना कल्ट होने वाला है। सब वही बस क्या अनुराग कश्यप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। अंदाजा ही नहीं था किसी को कि क्या हो रहा है। तो आप एज एन एक्टर अपने आप को ब्रेक कर लो। आप भी तो खुद टाइम पास कर लेते हो ना अपने आप। आपको भी अगर एक्टर बन के झोला उठा के चप्पलों में इनमें ही रहना है तो फिर सामने वाला क्यों आपको सीरियसली लेगा? सीरियसली सर आपको नए तरीके से क्यों सोचेगा? ऑफकोर्स ये गलत बात है। एक एक्टर जब एक हद तक पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि ये डिजाइनर्स की, मेकर्स की एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको ढालने की कोशिश करें। पर क्या है ना यार, हमारा सिनेमा की जो मेकिंग का जो तरीका है ना यहाँ, वो बड़ा फटाफट चाहिए सब, और फटाफट में तो फिर वही मैगी ही बनेगी। अगर अच्छा मतलब कुछ खाना बनाना ना तो वक्त लगता है। तो लोग बोलते हैं कि अरे यार 5 साल लगे पाताल लोक को सीजन 2 को आने। किसी को पता नहीं, पहला भी 4 साल में ही आया था। 2016 में लिखना शुरू हुआ था वो, 2020 में आके रिलीज हुआ है। तो ढंग के काम को टाइम लगेगा, और आप लकी हो गया अगर आप उसका हिस्सा हो और आप वो तोड़ पाओ वो बैरियर कि यार मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे, मेरा शरीर ऐसा है, तो उसको भी ब्रेक करके देख लो, आएगा मौका। सुहानी मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि सर आप क्या प्रेफर करते हैं जब आपके पास स्क्रिप्ट्स नहीं होती हैं, उसके सिवाय आपकी क्या प्रेफरेंस होती है रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ या एक्टिंग के टूवर्ड्स? क्या प्रेफर करते हैं? सोना। अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर सो जाओ। नहीं, मैं समझा नहीं। प्रेफरेंस मतलब तैयारी के लिए क्या? जब पढ़ने, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही है, इट्स लाइक फिटनेस, बेसिक फिटनेस। आप ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, हाँ, मूवीज देखना पसंद करते हैं, आपकी क्या प्रेफरेंस? दोनों ही। मैं एक्चुअली दोनों ही तरीके हैं। कुछ काम उठा के देखा जाए, जैसे मैं कुछ एक डायरेक्टर उठा लिया, इसका सारा काम देखना जो आपको पसंद है। कोई एक राइटर उठा लिया, उसकी जितनी मैक्सिमम स्टोरीज आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। कोई एक पोइट उठा लिया, उसकी जितनी कविताएं पढ़ी जा सकती है पढ़ लो। तो ये चलता रहता है, फेज में चलता रहता है। फिर सब कुछ छोड़ दिया जाता है, फिर पढ़ जाओ, क्योंकि वो प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप गधों की तरह पढ़ते ही रहो और उसकी कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रही। और सर दूसरा सवाल ये कि जो आपका जो कैरेक्टर है हाथीराम का पाताल में, उसके मोटिव्स ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं थ्रू आउट द स्टोरी, बट सर वो जो लास्ट जो मोटिव था आपका, जैसे पैसा भी नहीं चाहिए, जॉब भी नहीं चाहिए, क्लास भी नहीं चाहिए, तो सर वो आपका एज अ सबटेक्स्ट क्या रहा था उस कैरेक्टर में कि यू वर फीलिंग लाइक अ हीरो इन दैट लास्ट सीन, कि जो हीरोइज्म दिख रहा था वो पूरे सीन में, कि आपका क्या मोटिव था उसके पीछे, कि आपका इनटेक क्या था, मतलब टेक अवे क्या था उस कैरेक्टर से लास्ट? चलो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ सवाल को। बेसिकली ये है कि उसके कोई मोटिव्स नहीं बदल रहे हैं बीच में, डिफिकल्टी चेंज हो रही, ऑब्जेक्टिव्स बदल रहे हैं कि अच्छा ये अभी ये हो गया, अभी अंसारी गया, अभी ये हो गया, अभी इनको कैसे हैंडल करना है। वो एक अलग
वो है, लेकिन सबका एक कोर क्या है पता है आपको, एक थ्रेड क्या है उस पूरे किरदार की, कि वो दिल दिमाग से ना बहुत ही ट्रू सेंस में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। वो तब तक नहीं बैठ सकता कि जब तक उसको सच का पता नहीं चलता कि ये हुआ क्या था, चाहे वो हथौड़ा त्यागी को लेके हो, कबीर रैम को लेके हो, किसी को भी, कोई भी किरदार जो उसके हाथ में है, जो कहानी उसके हाथ में है, जो केस उसके हाथ में है। इसकी कहानी तो बहुत छोटी थी ना, पासवान रघु पासवान गायब हुआ है, वही ढूंढना था, और वो कड़ी कहीं और मिलती चली गई, और वो किसी और बहुत बड़े एक केस में जाके कूद गया, मतलब वो बाई चांस हुआ, पर बिकॉज अब वो पर्सनल हो गया है अंसारी की वजह से, अब वो केस पर्सनल हो गया है। इट्स नॉट जस्ट कि नॉर्मल केस था एक, हाँ अब तो उसको 100% जानना है कि ये क्या हुआ है। अगर वो हथौड़ा त्यागी के बारे में जानकारी लेने के लिए ऑलमोस्ट जान दे सकता है अपनी, तो अंसारी के लिए तो दे ही सकता है, बट स्टिल जब वो वहां से वापस आता है, उसका फिर से वही वो बेसिक उसका थ्रेड क्या है, उसको सच जानना है, छोटा बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। तो जब वहां से निकलता है तो बोलता है इसाक को कि भाई, आई थिंक ये लाइन थी कि होप से तो ऐसा है कि ये औरत आई थी मेरे पास अपना पति ढूंढते हो, और वो बच्चा पड़ा अकेला घर में, मैं इसको होप नहीं दे पाया, तो तुम तो इतने बड़े स्टेट को होप देने की बात कर रहे हो। पर वो जाता है वहां, उसको अभी भी जानना है कि हुआ क्या, सिर्फ लेके निकलता है। तो आगे सफेद और काले के बीच में उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो वो जो 5 लाख उठाता है, तो 5 लाख इसलिए उठाता कि 5 लाख रघु पासवान को देने की बात हुई, उसके हक का इतना ही है, लेके जा रहा हूं। तो ये जो ट्रूथ है ना उसका, ये जो सच्चाई है उसके अंदर, ये जो सेल्फलेसनेस है, ये उसका हीरोइज्म है। वो फील नहीं करता है, वो है, ही जस्ट हैप्पी दैट ही कुड डू समथिंग टू दैट किड। बाकी किसी और ट्रूथ का कुछ कर नहीं पाया, है ना। बट जब सीजन 1 में वो आइसक्रीम फेंकता उस कुत्ते की तरफ, तब भी एक लुक है कि यार इसकी वजह से, एक ये जो रिलेशनशिप, इसकी वजह से इतना कुछ कांड हो सकता था, और हुआ है। अभी भी जब उस बच्चे को 5 लाख रुपए दे के आता है, वो खुश इसलिए है कि वो कर पाया। वो हीरोइज्म है उसका, वो हीरोइक है नहीं, बनना नहीं चाहता या दिखा नहीं रहा है, बस वो किरदार में ही है। वो ट्रूथ जो है ना, वो उसका हीरोइज्म, इसलिए हमें वो हीरोइक फील होता है। सर मुझे थोड़ा सा आर्टिस्ट मेंटालिटी को लेके और जो वर्क स्पेसेस को लेके बात करनी थी, बिकॉज जब मैं थिएटर कर रहा था, मुझे बहुत ही गंदा वर्क स्पेस एनवायरनमेंट मिला था, जहाँ पे लोग दूसरों को खाने पीने की कोशिश कर रहे थे। और क्या करने की कोशिश करते? आपके इंटरव्यू देखा था मैंने, जिसमें नवाज सर से बात कर रहे थे, शायद कोविड के टाइम में जब सीजन 1 आया था। हाँ, तो बोलते हैं ये उसको खा गया, ये अच्छा ओके, तो खाना पीना खा ऐसी टर्म आपको पता है मर्डिया उसमें यूज होते हैं, हाँ, गॉट इट बहुत जगह यूज होते हैं। गॉट इट। तो मेरी खुद की टीचर भी थी इनफैक्ट वैसी, तो मेरे को बहुत ऐसा वियर्ड फील होता था। फिर मैंने आपका विजय वर्मा सर के साथ एक इंटरव्यू देखा, जहाँ आपने बोला कि किसी की हेल्प करते हैं। मैंने ये क्या हो रहा है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऐसा था कि मैं इससे पहले कोई अगला डायलॉग बोलूं, वो एक बीट फास्टर बोल रहा है, मुझे काट रहा है, मैं बोल रहा हूं हम डायलॉग पढ़ रहे हैं, हम एक्टिंग भी नहीं कर रहे, क्या कर रहा है भाई। तो ऐसे करके मुझे समझ में नहीं आया फिर एक्चुअली, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट्स कोलैबोरेशन एंड नॉट कंपटीशन। एंड सो आई वुड लाइक प्लीज कि आप उसके बारे में थोड़ा बोलें, ताकि आरामनगर के एक्टर्स में थोड़ा दिमाग है। मुझे समझ में आ गया, मुझे तो आ गया सर, बस तो फिर छोड़ना बाकी नहीं दुनिया देख मैंने दोस्तों को बदलते हुए दिखा है, लोग मेरे चेंज हो गए हैं, दे बिकम इनसिक्योर, बिकॉज़ आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, जैसे जैसे वो करते हैं उसको, वो सेंसिटिविटी से बहुत लोगों को डील करना नहीं आता है। तो वही कर दो, तुझे समझ में आ गई ना, बस अभी किसी को समझा मत, क्योंकि जिस दिन ये आएगी ना, खुद ही आएगी। जैसे तुझे आया ना कि भाई डायलॉग पढ़ रहे हैं, अभी तो एक्टिंग भी नहीं कर रहे हो, एक्टिंग करते वक्त भी क्या ही कर लोगे, कल को किसी से गाली खाएगा, किसी डायरेक्टर से साउंड वाला गाली देगा, तुम डायरेक्टर छोड़ो, साउंड वाला धमका देगा, भाई इसका डायलॉग पूरा होने दे, मुझे डबिंग में दिक्कत आएगी। तो बात सिर्फ 2 एक्टर्स के बीच की नहीं है, वहां बहुत सारे लोगों के लिए बीच का काम है। एडिट पॉइंट खराब होगा, साउंड वाला डायरेक्टर के पास एक को लेना पड़ेगा, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। So that was just an example, but what would you like to say about this? Like, how can we promote a good work culture? Because it affects everything. फिर वो theater level पे ही है कि I think ये सबकी जो जिस स्पेस में काम कर रहा है, उस सबकी जिम्मेदारी है।
ये समझाना कि तुम आपस में कंपटीशन में नहीं हो, और स्पेशली क्लासरूम्स में तो बिल्कुल ही नहीं हो यार। क्लासरूम में तो जितना मुझे लगता है जो ज्यादा पीछे रह के देखेगा ना वो ज्यादा सीख पाएगा। ये कूदना जो है ना कि मैं अभी प्रूव करता हूँ कि मैं तुमसे अच्छा एक्टर हूँ, ये तो सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा एक्टर, नहीं तो नहीं आएगा। मेरा मानना है कि आपके अंदर वो सहजता नहीं आ सकती, क्योंकि आप खुद ही नहीं हो, आप खुद ही इतनी हाइपर एनर्जी में हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि कैरेक्टर के हाइपर एनर्जी कौन सी किस टोन पे जानी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी हाइपर है कि अगर आप काम नहीं हो तो जैसे मैं कह रहा था ना फिटनेस के बाद, एक फिजिकली फिट आदमी ना सबसे अच्छा करेगा डिसेबल्ड का कैरेक्टर, क्योंकि नहीं तो माँ बने हो जाएगी 6 महीने तक लगड़ा चल के दिखाओ तुम शॉट पे, क्योंकि आपकी बॉडी अगर फिट नहीं है तो आप एक पैर उठा के नहीं चल सकते, गिरोगे। तो एक डिसेबल कैरेक्टर दिखाने के लिए आपको सबसे ज्यादा फिजिकली फिट होना पड़ेगा। ये इतनी बेसिक बात है कि अगर आपकी खुद की ही एनर्जी इतनी नेगेटिव स्पेस में है कि मैं इसको खा जाऊं, उसको खा जाऊं, उसको, तो आप कहीं नहीं जा रहे। तो बेटर ये बात जितनी जल्दी समझ लेंगे लोग, आपको आ गई, बाकियों को भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और है सर, आप अपने लाइफ और आर्ट के बीच का डिफरेंशिएशन कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रोव करते करते मुझे पता है मैं क्या बोलूँगा, तो लोग क्या बोलेगा, तो आई हैव टू मेक श्योर कि एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, या वो ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है 24 घंटे, बिकॉज वो एक बैलेंस भी जरूरी है। तो इतना एक्टिंग करने के बाद ऑल्सो कुछ आपके तरीके होंगे, या तो ये कि बस अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, हो गया, या वो ऑन ही रहता है 24 घंटे, हाउ डू यू लाइक? आई थिंक अवेयरनेस इस बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप लाइफ जी रहे हो, अभी आप कैमरे के सामने नहीं है। ऑब्जर्वेशन तो चलती रहती है, मुझे लगता है वो एक वो ऐसा ट्रैक है वो तो डेलिबरेटली बंद कर नहीं सकते आप। वो एक बार शुरू हो गया फिर खत्म नहीं होता, बंद नहीं होता है, उसका कोई स्विच ऑफ नहीं है, कोई स्विच ऑफ नहीं है, वो लगातार चलता रहता है। आपकी तैयारी के टाइम पे आई एम श्योर सब बहुतों के साथ होता होगा, जब नाटक वाटक की तैयारी करते होगे आप बेशक घर चले जाओ, आपने वर्क स्पेस बंद कर दिया, ताला मार के निकल गया, आप आज का दिन खत्म हो गया, पर आप उसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि डेलिबरेटली जैसे ही क्रिएटिव कैरेक्टर से बाहर पैर रखेंगे शट ऑफ, आज की कोई एक्सरसाइज दोबारा आपके दिमाग में नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन माइंड है। आपके साथ हुआ ऐसा कि आपका लाइफ और आर्ट कभी मिक्स हो? हाँ ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होता है। घर पे आते हो तो आपका स्पेशल तैयारी के टाइम पे जब आप कुछ तैयार कर रहे होते तो उसकी तैयारी जो है आपको इफेक्ट कर रही है, तो वो आपके आसपास की चीजों को इफेक्ट करना शुरू करेगी। आपका मूड कुछ और है, किसी को नहीं पता है वो क्यों है, बट ये अवेयरनेस भी काफी जरूरी है कि मुझे पता है कि मेरा मूड खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि कुछ ऐसे ही हुआ है, प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि ये मैं थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ या स्केर्ड फील कर रहा हूँ। जैसे राजी के दौरान आई यूज्ड टू वॉच सो मेनी स्पाई स्टोरीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज ना, कि वो हॉन्ट करने लगी। वो बहुत स्केरी वर्ल्ड है, मतलब आप स्पाइस का वर्ल्ड है ना, ये वैसा वाला नहीं है जो अपना एक था टाइगर वाला नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, इतना स्केरी है ना। जितना आप स्पाई की कुछ फिल्में देख लोगे और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख लोगे ना, आपको ना रात को सपने आएंगे उनके, इतना डरावना है वो स्पेस। आपका एक गलती, और वो राजी में है वो लाइन, जब वो लाइन बोली जाती है ना, और तब आपको पता, जब आपको जेन्युइनली पता होता है कि ये बहुत सही लाइन है, तब उसका अर्थ बाहर आता है कि जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारा राज फाश हो चुका है, हो रहा है, समझ लो हो गया है, ये तुम्हें लग रहा है कि मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी, नहीं तुम पकड़ी जा चुकी हो, वो गधे नहीं है। तो एक स्पाई के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी आइडेंटिटी लूज ना हो। इससे बड़ा कोई जॉब नहीं है। सोचो हर दिन वो आदमी है में है कि अगर किसी को पता चल गया मैं एक्चुअली कौन हूं, एक ही दिन में मारा जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ऐसे कोई तैयारी जब होती है ना, बाई चांस हो रही है, मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि वो कहानियां दिख ही रही हैं, कुछ मिडिल ईस्ट की कुछ कहानियां डॉक्यूमेंट्रीज देखी मैंने, और वो तो रात को हिट कर दिया अकेले में, जब आप शांत हो। ऐसा नहीं कि डेलिबरेट हो रहा है, पर आप अवेयर होना शुरू हो जाते हो कि नहीं ये इसको बाहर रखना पड़ेगा इस लाइफ से। तो आप धीरे धीरे वो हर एक के साथ नहीं होगा, हर एक काम के साथ नहीं होगा, वो कभी कभी आएगा। ईजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है, और रहेगा भी तो भी कोई बैगेज मत लेके चलना हो। आ गया कोई बात साथ में, आ गया कोई बात नहीं, मिक्स मत हो रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग एज एक्टर्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं,
और हम लोग मतलब हमारे को बोला जाता है और हम खुद भी जानते हैं कि हमें हमेशा ग्रो करना है। हम अपने आप को कभी भी परफेक्ट नहीं मान सकते, नहीं मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मेरे को सब आता है, क्योंकि हम लोग ग्रो कर सकते हैं, किताबें इतनी हैं, सब पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी डायरेक्टर से मिले हो या किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिले हो और उन्होंने आपसे ब्लंटली एक क्वेश्चन पूछ लिया कि डू यू कॉल योरसेल्फ अ गुड एक्टर, तो आप ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं यस बोलूं तो इनको इतना लगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिल रहे तुम्हें? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। ओह, मतलब मेरे नेक्स्ट डायरेक्टर और मुझे किसी ने नहीं पूछा, मैं बच गया। एंड नोन डायरेक्टर, तो उन्होंने मेरे को ये पूछा कि डू यू कॉल योरसेल्फ अ गुड एक्टर, तो मैं फंस गया। मेरे को लगा अगर मैं यस बोलूंगा तो ये मेरा टेस्ट लेंगे कि ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, फिर अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो ये एक छवि बना लेंगे अपने दिमाग में, और अगर मैंने नो बोला तो फिर मैं वैसे ही उनको लगेगा ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे बाद में जब मैं वहां से निकला उस मीटिंग, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है सर? नहीं बहुत सिलेबस नहीं सर, सहज सिलेबस मैं बताता हूँ। मुझे वहां से निकलने के बाद ये भी फील हुआ कि यार क्योंकि मैं टोटली आउटसाइडर हूँ, कुछ है नहीं, लेकिन इनसाइडर लोग जो होते हैं, जो जिनके लिए स्ट्रगल हल्का कम है, उन लोगों से तो कोई ये नहीं पूछेगा डू यू कॉल योरसेल्फ अ गुड एक्टर। आपको तो चांस दिया जा रहा है, आप मुझे एक चांस दीजिए, एक फेयर चांस दीजिए। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो फिर उस बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन एकदम ब्लंटली ऐसे पूछ लेने से तो नर्वस हो जाता है इंसान, और एज एन एक्टर तो हम वैसे ही बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो समझ नहीं आता क्या करें। तो इस ऐसे बिल्कुल सही बात आपकी, बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम थोड़े होते हैं फ्रेजाइल, स्पेशली जब थोड़े कम रिजेक्शन देखे हो ना। एक टाइम ये भी आएगा जब रिजेक्शन इतने देख लोगे ना, आपको भी ठीक है चल किसी और को बताना बहुत हो गया, पर वो नेगेटिव स्पेस में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर एक आदमी को गालियां बक रहे, अरे ये गंदे हैं ये सब लोग, और ये तो सब इनसाइडर को काम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उस स्पेस में मत जाना। पर डेफिनेटली फ्रेजाइल होता। दूसरा, उस आदमी साथ जो भी थे वो, उनके साथ आपको करना चाहिए। आप बोलते हैं सब यस आई कॉल माई सेल्फ गुड एक्टर, फिर वो तुम्हें टेस्ट देते, फिर वो बोलते तुम खराब एक्टर हो। बोले सर ये आपका मानना है, मेरा मानना है अभी आई स्टिल कॉल माई सेल्फ अ गुड एक्टर। आपने टेस्ट ले लिया, आपने टेस्ट लिया, आपको लगता है कि मैं शायद नहीं, बट दैट्स योर ओपिनियन नॉट माइन, दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली। और ये भी मत डरना, मैं सच बता रहा हूँ, ये डराता बहुत है ये, और हम सबको लगा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि अब मुझे पता है वो डर भी थोड़ा नकली है। ये क्योंकि डराते हैं, जैसे ये डराने वाली बात है। कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी ये सवाल किसी एक्टर से पूछे जो भी थोड़ा सा भी ये होगा कि अरे यार एक्टर है, वो थोड़ा समझना पड़े। दे विल नेवर आस्क यू ओह डू यू थिंक यू आर अ गुड एक्टर, नहीं पूछेगा। पर अगर कोई ऐसे लोग भी है ना, तो हाँ सर बिल्कुल बहुत अच्छा एक्टर, आप बताओ वो अच्छे। क्योंकि देख, ये डरने वाला स्पेस फ्रेजाइल है, समझ में आता है, पर तू उससे घबरा मत। बहुत डराते हैं लोग, खुद के पास कुछ नहीं, वो भी डरा रहे होते, सोचो। और कुछ बहुत सारे कास्टिंग असिस्टेंट देख लो यार, वो ऐसे बात करते जैसे पता नहीं कौन है ये लोग। तो अपना भी एक एटीट्यूड, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखना, उस चक्कर में बह मत जाना कि अरे सर तो आप बोलो आप कर ले, फिर वो आपके रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। पहली बात तो रिस्पेक्ट क्रिएट होगी ना कि हाँ यार ये आदमी है, थोड़ा सा इसका कुछ है, इसमें एक बात है। वो बात आएगी आपके ट्रूथ से, दैट यू नो योर जॉब, दैट यू नो यू आर अ गुड एक्टर। कहते नहीं फिरते हो, पर आपको पता, इसके आदमी की चाल में पता चलता है कि इस आदमी में कॉन्फिडेंस है। वो पूछेगा ही नहीं कि तुम अच्छे एक्टर हो कि नहीं। तो ये थोड़ा सा स्पेस ऐसा है कि डराते हैं, डरने का नहीं। क्योंकि सर वो मतलब इसके बाद एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ लाइन ऐड कर देते हैं, जैसे दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर उन्होंने बोला कि मतलब ये क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने उनको बोला कि नहीं सर ऑब्वियसली आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ गुड एक्टर अभी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम ग्रो करते हैं और मैं हर एक चीज के साथ ग्रो करना पसंद करता हूँ। दिस वाज माय आंसर, क्योंकि मैं फंस गया था, तो मुझे लगा कि मैंने ये बोला, जस्टिफाई किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला यस तुमको मार्शल आर्ट्स आता है, तुमको स्विमिंग आता है, तुमको आता है, आज के जमाने में इतना कंपटीशन है। तो फिर मेरे को ये लगा कौन था यार, नाम था मुझे लेना एक बार अकेले में बताना इसका नाम। मैं आपको नाम जरूर बताऊंगा, आप जानते होंगे, नोन डायरेक्टर। बट उन्होंने मुझे बोला आज के जमाने में इतना कंपटीशन है, क्या तुम दूसरों से बेटर हो? तो फिर मेरे को यही लग रहा था दिमाग में, यार इतने और एक्टर्स हैं जो मेरे से कम एज के हैं, मेरे से ज्यादा एज के हैं, या मेरे एज के हैं,
वो लोग इतना काम कर रहे हैं, उनसे ये सवाल तो नहीं पूछेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि टेंशन मत ले, मुझे लगता है तेरा ये थोड़ा ट्रॉमा टाइप हो गया, छोड़ दे इस चीज को। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है। बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ सर, आदमी को डरना नहीं, ये ऐसे टाइम पास कर रहा डरना नहीं। ये सब भी आधे टाइम मजे ले रहे होते, देखते क्या बोलेंगे, मत जाना उस स्पेस में।